नमस्कार, एबीसी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां पांचवें चरण के महारण की लगातार हम आपको खबरें देते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं अपडेट्स की क्या कुछ हो रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है और सुबह 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो 27.76% मतदान उत्तर प्रदेश में अभी तक हो चुका है। वहीं अगर बात करी जाए तो आज 49 सीटें पूरे देश के 8 लोकसभा जो सीटें हैं उन पर चल रही है इस समय मतदान, और 695 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मताधिकार का प्रयोग करके मतदाता करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो 14 लोकसभा सीटों पर किस तरीके के आंकड़े, क्योंकि कई दिग्गजों की शाख पर इस बार दांव लगा हुआ है और इस बार इंडी गठबंधन जो है वो लगातार ये कह रहा है कि इस बार हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जनता के बीच जब हमारे संवाददाता पहुंचे हैं तो इस बार बदलाव की बयार की बात जनता कर रही है। और क्या ये बदलाव सच में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा जो कर रही है इंडिया गठबंधन, उसको कहीं ना कहीं 100% श्योर करते हैं, या फिर जनता कह कुछ रही है लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और होने वाला है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान पांचवें चरण के इस महारण में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं मोहित दीक्षित जी। इस वक्त आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहित जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर संवाददाता हमारे मौजूद हैं, जनता बात कर रही है बदलाव की, तो आपको लगता है कि इस बार सच में बदलाव होगी? क्योंकि कुछ जनता जो है बदलाव की बात कर रही है, कुछ कह रही है बीजेपी के कुछ चेहरे जो हैं जो इस बार प्रत्याशी बने उनसे नाराजगी जरूर है, लेकिन मोदी जी से नाराजगी नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं अनुराग भाई, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। ये आखिरी बात जो मोदी जी से सहमत नहीं है, ये मैं नहीं मानता। हम्म। क्योंकि आज जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, अधिकांशतः जो भी सांसद पहुंचे पिछले 10 साल में, हम मानेंगे, इसको मानने में कतई गुरेज नहीं है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वो जीत करके गए। आज भी कहीं ना कहीं एक अवधारणा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव शुरू होने से पहले बनाई, 400 पार का नारा देते हुए, कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वो शायद उसी चेहरे को इर्द गिर्द हम खड़ा करके नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतेंगे। लेकिन आज हुआ क्या, जब 10 साल की बेरोजगारी झेल रहा युवक, किसान जो आत्महत्या करने पर लगातार मजबूर रहा, जो आय दुगनी के वादे पर लगातार मोदी के चेहरे पर वोट देता रहा, महिला सुरक्षाओं को लेकर के सांसद विधायक तक इन्वॉल्व रहे हर चीजों में, और कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी इनके बचाव करती रही, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को दखल देने के बाद सांसद हो या विधायक हो, उनको सजा या सजा के मुहाने तक पहुंच पाए। तो ये सब चीजें जब देखी हैं भारत के लोगों ने, कहीं ना कहीं जिन वादों पर नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत दिया, उन वादों पर ही अपने को ठगा हुआ पाया। तो आज जो चल रहा बयार बदलाव की, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ही उसके इर्द गिर्द है। नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सबसे ज्यादा इस बार डिस्क्रेडिट हुआ है इस चुनाव में। इसी कारण दिख रहा है आपको बदलाव की बयार। तो मैं रघुनंदन जी मानूंगा। जी जी बिल्कुल, रघुनंदन जी हमारे साथ मौजूद। रघुनंदन जी, सीधा सीधा देखिए सवाल मेरा था और सीधा सीधा जवाब मोहित जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरा नैरेटिव सेट है इस बार चुनावों का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसपास ही है और क्रेडिबिलिटी कम हुई है। मतलब आम जनमानस जो कह रहा है कि बदलाव की बयार की बात कही जा रही है, अगर खासतौर से अगर हम बात कर ले बुंदेलखंड की तरफ की बात कर ले तो वहां पर यह बयार देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे, क्या इस बार 400 पार या इस बार बंटाधार? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देता हूँ, और नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश सब जानता है, ये समाज सब जानता है, भारत के व्यक्ति, एक एक भाई एक एक बहन, ये सब जानते हैं कि किसने क्या किया है। आप सब समझते हैं, हम समझते हैं। 10 साल मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, उनकी एक बार भी ये नहीं निजी सिस्टम नहीं रहा कि कोई काम करें। अगर वो कुछ लिखते भी थे और वो भारत के लिए लिखते थे, भारत के लोगों के लिए विचार करके एक व्यवस्था करने का प्रयास करते थे, तो उसमें राहुल गांधी उसके कागज फाड़ देते थे। बोले तुम्हें ये नहीं मालूम है, सोनिया चलाएंगे, राहुल चलाएंगे, तुम केवल मुख्य प्रधानमंत्री बने बैठे रहो। पहली बार देश में अटल जी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो स्वयं निर्णय लेता है और स्वयं सबके लिए सोचता है। आज प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया,
मुट्ठी भर चावल नहीं दिया कभी कांग्रेस ने। आज 5 किलो जिस बहन भाई को मिलता है वो कहती है मेरी आय 10 गुना बढ़ गई। हमने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि भोजन की अब कमी नहीं, और जो हम कमावन वो पति कमाएं, उससे कहूँ कार ला रहे हैं, कहूँ स्कूटर ला रहे हैं, कहूँ मोटरसाइकिल ला रहे हैं, कहूँ टीवी ला रहे हैं। हम पूरी व्यवस्था भोजन में बिल्कुल मस्त हैं और बाकी अपनी शौक के लिए पूरा कम कर रहे हैं। लेकिन ये तो रघुनंदन जी कहते आ रहे हैं ना कि विपक्ष जो इंडी गठबंधन वो तो कह रहा है कि राशन के नाम पे तो देखा जाए लालच दिया जा रहा है, 5 किलो में होता क्या है, लेकिन अभी इन्होंने खुद 10 किलो का वादा कर दिया है। अब ये खुद ही आप देख लो, ई करें तो ठीक है, हम करें तो हाय, ये सब परेशान हैं। मैं कितना चाहता हूँ इनके सामने ये बता दें, मोदी जी के सामने मोदी जैसा काम कौन कर सकता है? कोई चेहरा अभी यही नहीं मालूम कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी आज मैं टीवी में देख ला रहा था, आप पार्टी की एक वो हो रही थी, केजरीवाल जी कर रहे थे, तो केजरीवाल की एक कार्यकर्ता महिला कह रही थी प्रधानमंत्री मेरे केजरीवाल बने, और एक कांग्रेस की जो संयुक्त वो थी तो कह रही थी मेरे प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। ये सब उन्हीं स्थानों पे हैं। अभी इनको यही नहीं पता है कि जमीन गड्ढा है कि गड्ढे में पानी कितना है, गहरा कितना, हाथी डुबा क्या है। इनके एक बात समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक 4 तारीख नहीं हो जाएगी। विपक्ष हैं, हमारे दीक्षित जी हैं, अच्छे अपने विचार रखे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, अपनी पार्टी के लिए इन्हें रखना भी चाहिए। लेकिन जहाँ दुगनी आय की बात करते हो, आज किसान को 6,000 मिल रहा है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, किसान को आज मोदी जी का राशन मिल रहा है, किसान को 70 साल के ऊपर लोगों को, सब जो गाँव में ज़्यादातर किसान हैं उनको दवाई की गारंटी हो गई, 5 साल की गरीबों की गारंटी हो गई खाने की। आज आप ये देख रहे हैं गाँव में जो सड़कें नहीं थी वहाँ विकास हो गया। आज छोटे छोटे हाथी जो चलते हैं वो सब्जी लेके यहाँ से लेके और लखनऊ और नेपाल तक पहुँचाते हैं। नहीं, लेकिन रघुनंदन जी जब आप बात कर रहे हैं विकास की, गांवों के विकास की, तो मैं आपको बता दूं कि आज भी विकास की बात करने में, विकास के नाम पे कौशाम्बी में मतदान का बहिष्कार हुआ, जालौन में 4 जगह मतदान का बहिष्कार हुआ। मतलब मतदान के बहिष्कार की खबरें ग्रामीण अंचल से खास तौर से आ रही हैं, 4था चरण नहीं 5वें चरण में भी। तो अगर विकास कार्य पहुंचा है तो फिर आखिरकार ये मतदान का बहिष्कार क्यों? आप एक बात बताइए, मेरे दोनों हाथ हैं जी, और मेरे दोनों हाथ बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं ना, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो इसमें ऑपरेशन हुआ, टेढ़ी है ये देख रहे हो ना। तो कहीं अगर थोड़ा सा एक गांव कह रहा है, 100 गांव कहें, 1000 गांव कहें, पूरे देश के गांव कहें, पूरा समाज कहे, अब एक जगह तो कहीं न कहीं कुछ सपा बसपा कांग्रेस वाले दिमाग लगाए कि कहलवा ही रहे हैं। नहीं, एक गांव की बात नहीं हो रही रघुनंदन जी। आज ही आपको बता दूं कि 6-7 गांवों की अभी तक खबर आई है। गांव का मतलब क्या है? आप तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप तो मेरे एक पॉइंट पे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। अरे भाई 6 गांव वालों में सब नाखुश नहीं होंगे हैं। अब किसी ने लगा दिया, हम कह रहे हैं बहिष्कार, देखें बहिष्कार कभी नहीं होता है। ये सब एक सड़क के लिए बहिष्कार हो, हम लोगों ने इतना काम कराया अपनी विधानसभा में, इसके बाद भैया ये नहीं हुआ, हो गया तो इनका हो गया, हो गया तो ठाकुरों को हो गया। मोहनलालगंज में तो ब्रिज को लेके गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया। भाई साहब एक ब्रिज बना है, कितने ब्रिज? गडकरी जी कहते हैं प्रदेश की सरकारें अपना वो दें, और मैं जहां भी रेलवे लाइन का है मैं ब्रिज बनवा रहा हूं। आप एक बात सुनिए, एक ब्रिज है आपका कानपुर का ब्रिज, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बना है, सीओडी का। अरे आप ये जनता की मांगे बढ़ती हैं। हम आप परिवार वाले हो गए, अब आप तो अभी बच्चे वाले हो, हम तो नाती वाले हैं। तो हमारे पहले बेटे फरमाइश करते थे, उनकी पूरा, हम साइकिल से चलते थे, उन्हें मोटरसाइकिल चलाया। अब हमारे जो नाती हैं वो 5 रुपए 10 रुपए की बात नहीं करते हैं, जब आएंगे तो जेब से 100 और 500 ढूंढते हैं। तो ये जो धाराएं हैं, ये विकास है जो टूट गई वो बन रही है, जो हाँ जिसमें अभी तक काम ना हुआ। ऐसा कोई गांव नहीं जहां लाइट ना पहुंचे, ऐसा गांव नहीं जिसमें विकास न हो, ऐसा कोई किसान नहीं जिसको लाभ मिला, ऐसा कोई व्यापारी नहीं। चौथे चरण में जब हमने लाइव किया था, लाइव प्रोग्राम किया था, तब भी हमने बताया था एक गांव में पिछले 10 सालों से, जहां मोदी जी विकास की बात करते हैं, विकास की बात होती है, वहां से पिछले 10 सालों को छोड़िए, उसके पहले भी सरकारों ने काम नहीं किया, और 10 सालों में तो वहां विकास पहुंचा ही नहीं। ऐसा नहीं, सड़कें भी नहीं निर्माण हुई, न नालियां निर्माण हुआ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक चुनाव में गया, और चुनाव में गया यहीं अपने बिल्लौर तहसील में, वहीं सामयिक में रहने वाला हूँ, मुझको लगाया गया। एक गांव में स्थिति ये थी कि सड़क एक तरफ से ये रेलवे लाइन थी, एक तरफ से सड़क जा सकती थी, लेकिन जिनकी जमीन थी उन्होंने नहीं दिया। अब वो
बराबर नहीं बन रही थी। हम लोगों ने भी प्रयास किया, बनी कि नहीं बनी, चले गए नेता हुए के चले आए, कहीं कहीं ऐसी भी विसंगतियां। आप बताइए, जहां समुद्र के तरह लूट चल रहा हो, जितना चाहो पानी ले जाओ, गंगा मैया जितना पूरा छोर चल रहा है, वहां क्यों नहीं हुआ? उस पर कोई नहीं जाता है। कोई नहीं कोई ऐसी समस्या होगी जिसके वजह नहीं बना। मोहित जी, रघुनंदन जी ने साफ कर दी तस्वीर कि विकास कार्य हुए हैं कुछ एक जगहों पर, कहते हैं ना पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वो भी विसंगतियां होंगी। कई जगह लोग होते हैं जो अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, कई लोग होते हैं अड़ जाते हैं, तो विकास कार्यों में ऐसे लोग बाधा बन जाते हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि क्या जो बात रघुनंदन जी ने कही है वो बात सही है कि जो मतदान के बहिष्कार की बातें लगातार आ रही 5वें चरण में भी, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का भी घालमेल और साथ हो सकता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। वही बात है जो अभी बड़े भाई हमारे रघुनंदन जी बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल जब 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 चाहे वो कृषि कानून का बिल लेकर के आए हो, चाहे युवाओं के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाए हो, या मणिपुर की बात हुई हो, या जब भी कोई गंभीर घटनाएं देश में हुई हैं और विपक्ष ने जब आवाज उठाने की कोशिश करी है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको निग्लेक्ट करने की पद्धति पर चली है। वही आज उनको देखना पड़ रहा है। उन्होंने बिल्कुल उसको रियलाइज ही नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल विपक्ष को दबाने की कोशिश करी, चाहे संसद में बर्खास्त करने की, सांसदों को बड़ी संख्या में करने की बातें रही हो। जब 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 विपक्ष जनता की बात लेकर के और इनकी गलत नीतियों को लेकर के मुखर होने की कोशिश करी है, जब तक इनसे संवाद करने की कोशिश करी है, इन्होंने उसको उदासीन होकर के जनता की आवाज को और कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को ही बंद करने के प्रयास किया है। तो आज जब चाहे अभी आपने जैसे उदाहरण दिए कि पूरा चुनाव बहिष्कार हो रहा है, अब बहिष्कार एक व्यक्ति करे, 2 व्यक्ति करे, या कोई भी समाज करे, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए कमजोर करने वाली चीज है। इसको मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी की गलतियां हैं, जो आज लोकतंत्र में लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं, लेकिन मोहित जी, ऐसे चुनाव के बहिष्कार तो सिर्फ ये इस चुनाव में, इस बार चुनाव में नहीं, या फिर पिछले 10 सालों के चुनाव में, उसके पहले भी 50 साल, जी बिल्कुल, उसके आजादी के बाद से लगातार देखने को मिला है। तो ऐसे में तो अगर उंगली उठ रही है तो बीजेपी के साथ साथ तो आपकी सरकारें भी रही हैं, सपा की सरकार भी उत्तर प्रदेश में रही है, आप लोगों पर भी उंगली उठ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्रक्रिया है वो अभी तक चली आ रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब जनता अपने जो शासन में रहती है उससे नाराज होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के उपाय अपनाती है और उनकी सत्ता बदलने का कोशिश करती है। हम भी सत्ता में रहे, समाजवादी का आपने उदाहरण दिया, बहुजन समाज का, जो भी सत्ता में रहा है, कहीं ना कहीं जनता ने उसको बदलने का प्रयास किया। आज जनता ही बदलने के लिए प्रयास में निकली हुई है। अगर इस तरीके की कहीं ना कहीं घटनाएं देखी तो सत्ता पक्ष जो रहा है ना, सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं नाराजगियां रही ना। अच्छा, इतना बताइए मोहित जी, एक चीज बताइए, मोदी जी की गारंटी जो है, मोदी जी तो ताल ठोक के कह रहे हैं गारंटी, लेकिन मोदी की गारंटी पर आपकी जो पार्टी है उसकी गारंटी, जो आपका गठबंधन है उसकी गारंटी कितना हावी है, ये मुझे बताइए। क्योंकि जनता एक तरफ, बाराबंकी में हमने बात करी, बाराबंकी के जो आम जनमानस है उनका कहना है हमारे मुद्दे जो हैं बेरोजगारी है, हमारे मुद्दे जो है महंगाई है, और दूसरी चीज़ ये है कि बदलाव की बहार, हम बयात थोड़ा सा हम चाहते हैं, क्योंकि लगातार एक ही चेहरा देखकर हम जो है ना, हमारा काम नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह से लोग दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी की जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, उस पर विपक्ष की गारंटी हावी हो रही है क्या? बिल्कुल। आज अगर आप मोदी जी की गारंटी की बात करें तो मोदी जी की गारंटी तो 2014 से चली आ रही है। 2014 में जब मोदी की सरकार में आए तो अब की बार महंगाई की मार बहुत ज्यादा हो गई है। अब की मोदी सरकार के दावे पर आए और महंगाई में हमने देखा कि डीजल पेट्रोल जो 60 रुपए का था उसको 30 रुपए करने के बजाय 100 रुपए पार करा दिया गया। सरसों का तेल हो, दालें हो, शक्कर हो, चीनी हो, सबके दाम कम करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके दाम को आकर के 4 गुना कर देती है। आप गैस सिलेंडर के दामों को, जब 400 रुपए का सिलेंडर 50, 10, 20 रुपए बढ़ जाता था तो भारतीय जनता पार्टी प्रखर होकर के निकल आती थी। और लेकिन आज 1100 से लेकर के 1500 तक का सिलेंडर बिका और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोलता दिखा। तो ये जो नीतियां रही मोदी जी की गारंटी, कहीं ना कहीं उससे छलावा पाया महंगाई के नाम पर। अगर बेरोजगारी के नाम पर गए तो मोदी जी ने 2014 में दावा किया कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन उसके बाद जब युवाओं को 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी देखने को मिली। बिल्कुल मोहित जी, हम आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक खास खबर आ रही है सामने निकल के रायबरेली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली बछरावा के पोलिंग स्टेशन होते हुए हरचंदपुर विधानसभा में जाएंगे राहुल गांधी।
तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। इस वक्त की यह बड़ी खबर, 5वें चरण का मतदान आज जारी है। रायबरेली में बछरावा विधानसभा के पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में किए दर्शन। इस वक्त की यह बड़ी खबर रायबरेली से। लोगों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने खिंचाई फोटो। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर रायबरेली से। बछरावा के पोलिंग स्टेशन होते हुए हरचंदरपुर विधानसभा में जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। रायबरेली में भी आज 5वें चरण का मतदान जारी है। इस बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं रायबरेली। बछरावा विधानसभा के पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में कर रहे हैं पूजन और दर्शन। लोगों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने उनके साथ फिर फोटो खिंचाई। बछरावा के पोलिंग स्टेशन होते हुए हरचंदपुर विधानसभा में जाएंगे राहुल गांधी। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। बछरावा विधानसभा के पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में किए दर्शन। तो लोगों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने फोटो खिंचाई। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से। बछरावा के पोलिंग स्टेशन होते हुए हरचंदपुर विधानसभा में जाएंगे राहुल गांधी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पिपलेश्वर मंदिर से बाहर आते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, जहां लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रायबरेली पहुंच गए हैं राहुल गांधी। आज 5वें चरण का मतदान जारी है। तो बछरावा के पोलिंग स्टेशन होते हुए हरचंदपुर विधानसभा में जाएंगे राहुल गांधी। तो आज हमारे साथ 5वें चरण के इस मतदान के महारण में 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं और तीसरे हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। सपा से जावेद जमील जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मोहित जी, आपने बहुत सारे वादे और इरादे गिनाए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वादे किए थे और वादों को फलीभूत नहीं किया है। बात अगर हम कर लें कांग्रेस की, सपा के गठबंधन की, तो क्या ये जो आपका गठबंधन है, सरकार बनने के बाद अगर सत्ता में आते हैं तो 4 जून के बाद क्या आप लोग लेकर नया आने वाले हैं? अगर रोजगार की बात की जाए, नौकरी की बात की जाए, क्योंकि मैनिफेस्टो अलग अलग कह रहा है, आपका मैनिफेस्टो अलग, इनका मैनिफेस्टो अलग है। तो मोदी जी की गारंटी के सामने आप सबकी कॉमन गारंटी क्या होगी? ये कॉमन गारंटी यही निकलेगी कि आज बेरोजगारों को रोजगार की सख्त आवश्यकता है। आज सरकारी पद देश में 30 लाख से अधिक खाली पड़े हैं। आज अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले उन पदों पर उन युवाओं को बैठाला जाएगा जो कम से कम बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। आज जो युवा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उसको 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में और ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली गारंटी, पहली नौकरी की जो गारंटी है वो दिया जाएगा ताकि वो सशक्त बन सके। आज आप मानेंगे कि चाहे कोरोना काल रहा हो, एक उससे पहले नोटबंदी की स्कीम आई, तो कहीं ना कहीं घर की जो महिलाएं थी वो आर्थिक तंत्र के रूप से कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हुई। आज कोरोना ने इतना दंश झेला लोगों ने कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से टूट गया। कोरोना को गुजरे 2 साल हो गए, इसका कोई रोड मैप लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो कहीं नहीं दिखी। कहाँ 5 किलो राशन की बात हो सकती है? 5 किलो राशन भी आज भोजन का अधिकार जो मनमोहन सिंह, जिनको आप बोल सकते हैं कि नहीं उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उनके कार्यकाल पे लाई स्कीम थी कि अगर आपको अनाज भी ये सरकार नहीं दे सकती है तो आप कानूनी रूप से उसके खिलाफ जा सकते हैं। ये भोजन के अधिकार का कानून था जिसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी को राशन देना पड़ रहा है। तो भोजन का अधिकार देने से ही नहीं हुआ, आज उनको स्वावलंबी बनाएगा। इसको लेकर के हर गरीब घर की महिला, नहीं दिए मनमोहन सिंह ने, 1 लाख नहीं, पूरी बात 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने का एक दावा किया गया है। आज किसानों को सशक्त नहीं, लेकिन ये दावा कितना कारगर होगा? क्योंकि ऐसा तो ना हो क्योंकि आप ही कहते हैं 15 लाख का जुमला मारते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहीं ये 1 लाख वाला जुमला आपकी तरफ से ना हो जाए। नहीं, कतई जुमला नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलों वाली बात नहीं। जो बात कही जाती है कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के राज्यों में आज ये नीतियां लागू हैं।
आज ये जो स्कीम है ये जनता के बीच से ही निकल के आई है। ये कोई राहुल गांधी ने अपने देख करके या किसी नेता ने देख करके नहीं बनाई, जनता की मांग, जनता की स्थितियां देखकर ही ये सब स्कीमें निकली है। तो एक सुदृढ़ सशक्त भारत बनाने के लिए ये बिल्कुल। स्कीमें रघुनंदन जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक बात यह है कि 15 लाख का एक जुमला बताया गया था विपक्ष की तरफ से, वो जुमला साबित हुआ। अब 1 लाख का इन्होंने वादा किया है और नौकरियों की बात करी कि 30 लाख नौकरियां खाली सरकारी पदों पर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास अब कुछ है नहीं, ये सबसे बड़े जुमलेबाज हैं। अभी इन्होंने नई स्कीम निकाली है, मालूम कहाँ जा रहे हैं? छोटी बस्ती में जा रहे हैं जहाँ पढ़े लिखे कम लोग हैं, वहाँ फार्म भरा रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इनसे पूछो चौराहों पे क्यों नहीं भराया? इनसे पूछो महिलाएं केवल छोटी बस्ती में रहती क्या, आपने वहां क्यों नहीं भराया है? मैंने देखा ये केवल वोट पे डाका डालने का जो दिमाग लगा रहे हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी ने, जब मैं चुनाव लड़ रहा था 22 में, तो इनकी जुमलेबाजी क्या हुई, जहां छोटे छोटे लोग रह रहे हैं, अन्न पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, कोरोना काल में सारी व्यवस्था हुई, उसको बुला के, चूंकि जो कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं ऐसे लोगों में जाकर उन्होंने एक जुमलेबाजी दी थी कि सबकी बत्ती फ्री मैं लगवा दूंगा। इसके पूछो बत्ती फार्म तो भरे, इसके बाद तुमने 22 से 24 तक एक भी लड़ाई उनके लिए किया है, एक भी वक्तव्य किया है? ऐसे फार्म ये अभी भरा रहे हैं। जनता जान चुकी ये हैं क्या। मोदी जी जो देख रहे हैं, आज महिलाओं की बात करते हो आप, अरे आप मोदी जी ने महिलाओं को जो इज्जत कर दिया है ना, कभी मनमोहन सिंह ने सोचा, कभी आपकी पार्टी ने सोचा है? आप मोदी जी की बात कर रहे हो, 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया। आज मोदी जी की बात कर रहे हो जिन्होंने महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का 3 तलाक खत्म कर दिया। आज मोदी जी की बात कर रहे हो जो राशन में सीधे महिला का नाम हो गया, पहले पुरुष उठा के बेच लेता था, आज महिला अपने बच्चों को तो खिला लेती है। आज किस तरह से बेईमान पुरुष, चाहे वो नशेबाज हो, चाहे जुआबाज हो, चाहे लफड़ेबाज हो, चाहे जेल चला गया हो, इसके बाद मोदी की गारंटी वो भोजन कर रहे हैं। आज महिलाओं की बात कर रहे हो, जिन महिलाओं पे 112 मिला दें तो आज आदमी 112 मिलते ही आदमी हाथ जोड़ता है, हे गलती हो गई, हे 2 बच्चों की मां, अब मैं गलती नहीं करूंगा। जिन मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया है, हमारे यहाँ देवी हैं, हमारे यहाँ चंद्रिका मैया है, हमारे यहाँ दुर्गा मैया है, हमारे यहाँ सम्मान है, हम सनातनी हैं। आप दीक्षित जी सनातनी होते हुए भी सही बात नहीं बोल रहे हैं। अरे श्री राम का भगवा पहने न, जरा चले जाओ मुसलमानों पहन के 500 लोग। आज ये जो जनेऊ धर के और जार फोटो खिंचा रहे हैं राहुल गांधी, इसके पहले कभी खिंचाया था? अब मोदी जी मंदिर जा रहे हैं, तुम जाने लगे हैं। आप जाइए, अभी से मैं कह रहा हूं, अभी तुम्हारे चुनाव हैं, 1000 लोग 2000 लोग मुसलमानों राम का पट्टिका पहन के चले जाओ। अगर वहां मार के ना भगाए जाओ तो कहना मार के भगाए जाएंगे आप लोग। आप बात करते हैं उस लोकप्रिय नेता, विश्व का लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो ना आते तो जो अफगानिस्तान में हो रहा, जो पाकिस्तान में हो रहा, जो ईरान में हो रहा, जो अन्य जगह हो रहा है, वही होता ये देश सुख चैन में जुड़े। और उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश योगी जी ने बना दिया। तुम भी सुख हो भाई, हम में भी सुख है। बड़े बड़े जौन थे रावण और कंस सरीखे ऊपर चले गए। आज काम क्या है? सही काम करो, सही मस्त रहो, अच्छा व्यापार करो, अच्छा मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो। योगी की गारंटी है कोई तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा, उगाही नहीं करेगा। और मोदी जी की गारंटी है कोई भूखा नहीं रहेगा। और कोई व्यवस्था आप अगर कोई अच्छी ला रहे हो तो बताओ। आप केवल यही कहते हो कि मनमोहन सिंह ने, अरे मनमोहन सिंह ने किया था तो चावल क्यों नहीं फ्री दिए थे? 1 मुट्ठी भर देते थे ना। आज कह रहे हैं आप ये है, अरे भाई आप समझिए ना, दवाई वो फ्री दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में उनका योगदान है। आज इतने प्लेन चला दिया, आज गरीब आदमी चप्पल पहनने वाला प्लेन में चल गया, आज ट्रेनें इतनी चला दी। आज आप स्थिति देख लीजिए, सड़कों का विकास हो गया है, आज सब जगह विकास है। आप इसके बाद भी कुछ कहना है, विपक्ष के नेता हैं, हम आपकी स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता आपकी मीठी बातों से स्वीकार नहीं करेगी। मोदी की गारंटी है, मोदी ही आ रहे हैं 400 पार, चिंता मत करो, 400 पार आएंगे। हमारे साथ मोहित जी आप तो मौजूद है, आपके साथी भी हमारे साथ। चलिए सपा वाले अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में से हमारे साथ नहीं है, लेकिन मोहित जी आपने सुना रघुनंदन जी को, क्योंकि रघुनंदन जी ने जिस तरीके से शब्द भेदी बाण चलाए हैं
बिल्कुल निशाने पर साधने की कोशिश की है। यानी कि सारी बातें एक तरफ, विकास की बातें तो करते करते एक अचानक से बात आ गई फिर से वही मंदिर की बात, वही भगवा की बात, वही हिंदू मुस्लिम की बात। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपके विकास कार्यों से ऊपर कहीं ना कहीं अब कोई मुद्दा नहीं बचा, तो क्या भगवाकरण की और इसकी बात ही करती जाएगी बीजेपी? देखिए, जितना भी इन सब बातों को कर लें, आज भारत के लोग जानते हैं कि हमारा धर्म क्या है, धर्म की आस्था क्या है, धर्म की पूजन क्या है। इसको भारतीय जनता पार्टी को बताने की या कहने की जरूरत नहीं है। आज व्यक्ति जान रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा कर रही है कि हमको वही मूलभूत चीजें दीजिए जिनके आपने 2014 पर वादे किए थे, जो आज जुमले बता करके कहीं ना कहीं जनता को दरकिनार कर दिए गए, कष्ट दिया गया। अगर आज नौकरी मांगने के लिए पेपर लीक के मामले पर अगर युवा निकलता है तो युवाओं को कुचला जाता है लाठियों से, इन्हीं के पुलिस की तंत्र से कुचला जाता है। आज अगर किसान निकलता है अपनी मांगों को लेकर के योगी मोदी जी के पास कहने के लिए, तो बड़े बड़े कील कांटे लगा करके उनके रास्ते रोके जाते, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा करके ऐसे रोका जाता है जैसे वो देशद्रोही लोग हों। आज महिलाएं योगी जी के पास कब पहुंचे किसान? वो तो किसान दिल्ली पहुंचे थे। मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं, योगी जी 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 बात चुनाव भी मोदी जी का ही चल रहा है, योगी जी के टाइम तो उसका देखा जाए। जी जी। तो जब ये सब चीजें हुई है ना, देखा है लोगों ने, देश के लोगों ने देखा है, देश के जो वो लोग जिन्होंने प्रचंड बहुमत दिया है मोदी जी को, उनकी बात को कहीं ना कहीं मान करके आज बात कर रहे हैं कि फॉर्म भरा रहे हैं छोटी बस्तियों में जाकर के, ऐसा कर करके। तो आप कहीं ना कहीं हमारे जो छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनके विवेक पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। हम अगर उनसे फॉर्म, हम जब बात ही कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हम जब हर गरीब अरे परिवार समाजवादी पार्टी ने फार्म भरे थे तो एक बार भी कहीं दोबारा बोले होते ना। 2 साल हो गए भाई साहब, आपके 2 साल हो गए, दोनों आदमी मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने भी फार्म भराए थे, फ्री बत्ती देंगे हैं। आज आप अपनी बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि जरा सुनो जो मैं कह रहा हूं, उसके बाद आप भूल जाएंगे, घर में सो जाएंगे, आराम करेंगे। आप में विपक्ष रहने की ताकत नहीं, ना लाठी खा सकते हो ना डंडा खा सकते हो। सुकून की जिंदगी वाले सुकून के जियो। हम लोग तो लाठी डंडा खाए को जेल जाके गए तब नेता बने हैं। बात तो सुन लीजिए, आप सत्ता में जाइए, उसके बाद देखिएगा जो आपने उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली कर रखी है वो मुफ्त ना मिलने लगे तो बताइएगा। अगर फॉर्म भराए गए तो जुमले नहीं सिद्ध हो गए। आज उत्तर प्रदेश मोहित जी वो भी बिजली सुचारू रूप से मिल नहीं पा रही है। वो भी आजकल कुछ दिनों से बिजली भी सुचारू आजकल अगर चली गई तो बिजली नहीं मिल पा रही हो, परमानेंट मिल रहे हैं। इन्वर्टर वाले रो रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो आप, व्यापार हो। अब वो एक तरफ इन्वर्टर वाले बड़े बत्ती दे रहे हो, हमारा व्यापार खर्च हो रहा है, तो तुम इन्वर्टर वाले के पास भी चले जाओ। अरे यार तुम्हारा व्यापार हो रहा है, इनसे कह दो 18 घंटा 16 घंटा दे, आगे में चौली दे बत्ती, आप चिल्लाने लगो। अरे हम लोग झेल रहे हैं भैया, रात में बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। आप बच्चे नहीं सो पा रहे हैं यार। कानपुर में तो कहीं नहीं, अगर कहीं बिगड़ गई बन गई तो 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे में बन जाती है। कैसी बात कर रहे हो आप अभिनंदन जी? इस बात पे तो मैं भी सवाल करूंगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से पूरे कानपुर की यह हालत हो रखी है कि आंख मिचौली दिन में कम से कम 12 से 15 बार होती है। कंप्लेन आप कर लीजिए, आपको घिसी पिटी एक ही चीज मिलेगी, 1.5 घंटा 2 घंटा वक्त लगेगा। उसके बाद जैसे ही बत्ती आती है, बिजली आने के बाद पंखा घूम के अपनी स्पीड में आ भी नहीं पाता कि फिर चली जाती है। नहीं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज स्थिति जो है, जिसके पास 2 किलोवाट है वो भी एसी लगाए है। आप ये भी तो देखो ना कि हमें कितनी चाहिए। अगर आपको बत्ती किसी तार के द्वारा एक सिस्टम या ट्रांसफार्मर में एक सिस्टम की बत्ती दी गई है, आप उस पर लोड जब दुगना कर देंगे, पड़ोसी से बोलोगे नहीं हैं, अपनी इज्जत बचाए घूमते हैं। अगर हम अपने पड़ोसियों से कहें भैया हमने 5 किलोवाट का लगवाया, आप भी लगवा लो, तो लगवाएंगे नहीं। तो सवाल इस बात का है कि हमारी बत्ती में अगर कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं फॉल्ट हो रहा है, तो इसको देखो ना। ये विपक्षी देखना नहीं चाहते, चिल्लाना चाहते हैं, रास्ता नहीं बताएंगे, रास्ता को खुदवा देंगे। यही विपक्षी का काम है। हर चीज पे जनता की जिम्मेदारी है। आपने कोई ऐसा प्रबंधन तंत्र नहीं चल रहा है, पकड़े जाते तब भी रोते, तब भी आप चिल्लाते हो गरीबों पे। आप चले जाइए झोपड़पट्टी में भी एसी मिलेगा और फिर आप कहते हो गरीबों के साथ नुकसान हो रहा है। जब हम लोग सरकार के लोग हैं, सरकार की नीतियां चल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, और तभी ये संपूर्ण रूप से बत्ती मिल रही है। पहले चमनगंज, बेगमगंज, बेगमपुरवा, अजीतगंज, हमारे यहाँ सब जगह पे क्या पोजीशन थी, मीटर लगे नहीं थे, फर्जी कर रहे थे। जब से भाजपा सरकार आई सबसे मीटर लगवा दिया। वसूलने के लिए आपने केवल प्रबंध वसूली चल रही है,
उसूली चल रही है, लेकिन अभी बीच में गर्मी में कुछ ऐसा है, मैं मान रहा हूं 4-5 दिन का मान तो क्या पूरा समाप्त, अरे 4-5 दिन में सह लो भैया, थोड़ा सा सह लो। गर्मी ताजा है, 21 तारीख तक बताई गई थी, इतना आप समझो 44.8 डिग्री जो हमारे यहाँ पोजीशन है, तो आप समझो गर्मी की तपस सहने के लिए बिजली की खपत ज्यादा हो गई, इसलिए कहीं कहीं है। अरे इतना तो महसूस करो, 24 घंटा योगी बाबा दे रहे हैं। योगी बाबा मोदी के बाद योगी ही हैं जो आपको संतुष्ट कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। जावेद जी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, नहीं मालूम था क्या? बिल्कुल। मोहित जी, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है, साउंड बहुत ब्रेक हो रहा है। मोहित जी, अब आपको आवाज मिल रही है? जावेद जी, हेलो, हाँ जी, आवाज। जावेद जी, आपने सुना अभी तक विकास कार्यों को लेकर मतदान की बात की जा रही है और रघुनंदन भदौरिया जी ने लाइन से आपको सरकार की योजनाएं, सरकार के योगदान सब गिना दिए हैं और लगातार विपक्षी दल जो है वो एकजुटता की बात तो कर रहा है, हम एकजुटता की बात देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गारंटी की बात आती है, योजनाओं की बात आती है, सपा के पास क्या योजनाएं ऐसी हैं, क्या गारंटी है? क्योंकि सपा ताल तो ठोक रही है कि 80 में 79 सीटें हमारी हैं, केवल वाराणसी की बात कर रहे हैं कि क्योटो कर रहे हैं। अखिलेश यादव कल भी फूलपुर में चिल्लाते नजर आए क्योटो। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मित्र बंधु बनकर वहां एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे, हमने वो वीडियो भी देखा है। क्या कहेंगे इसको लेकर, विकास कार्यों को लेकर जो बीजेपी ताल ठोक रही है, उस पर क्या हावी हो पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे कल जिस रैली की आप बात कर रहे हैं फूलपुर और इलाहाबाद की, वो पूरी तरीके से ये दर्शा रही है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। अब रही बात, दूसरी बात आ जाए, अभी भदौरिया जी ने बहुत सी एलिगेशन समाजवादी पार्टी में लगता है कि उन्होंने ये फार्म भराए थे, मरीन बस्ती में गए थे, इन लोगों को किया, उन लोगों को किया। वो सारे लोग पहली बात भारत के नागरिक हैं और एज ए यहाँ जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, हो सकता है उनकी नजर में किसी तरीके से देखते हो, लेकिन हम लोग उनको सारी सुविधाएं देने के मतलब हमारी जिम्मेदारी है, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, वो हमारे नागरिक है, उनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब रही बात आई मोदी जी की गारंटी की, भदौरिया जी से पूछना चाहते हो, जरा सा बताइए, 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आपने क्या क्या वादा किया था? 2014 में चले जाइए। जावेद जी एक मिनट, जावेद जी यहाँ पे रोकना चाहेंगे आपको। एक खबर, खास खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है बीच में, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से। 5वें चरण का मतदान जारी है, जहां पे 12 बजते ही पारा पहुंचा 45 डिग्री। मतदान केंद्रों पर पसरा है सन्नाटा। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर गर्मी की मार देखी जा रही है, गर्मी का सितम देखे जा रहा है, घरों में दुबक गए हैं वोटर। मतदान केंद्रों पर पसरा हुआ सन्नाटा, पोलिंग सेंटरों पर सिर्फ पुलिस और मतदान कर्मी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां भीषण गर्मी में वोटिंग बुरी तरह से हुई प्रभावित। 12 बजते ही पारा पहुंचा 45 डिग्री। अट्ठाईस प्रतिशत मतदान हो चुका था, तो वहीं पर 12 बजते ही भीषण लू तपन की वजह से बूथों पर सन्नाटा छाया गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, यहाँ पर बूथों पर मतदाता दिखाई नहीं दे रहा है और भीषण गर्मी के चलते वो अपने घरों पर दुबक कर रह गया है। माना जा रहा है कि अब यह मतदाता 4 बजे के पहले ही यहाँ पर निकलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बूथों पर पूरी तरह से सन्नाटा हुआ है और 11 बजे तक 28% मतदान हो चुका था, तो वहीं 12 बजे पूर्ण रूप से बूथों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम देते रहेंगे पल पल की अपडेट। एबीसी न्यूज़, आदित्य त्रिपाठी, एबीसी न्यूज़ हमीरपुर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से, जहां पर आदर्श मतदान केंद्र पर 2 पक्षों में हुई मारपीट। पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर का है मामला। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आदर्श मतदान केंद्र पर 2 पक्षों की हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से।
सदर नगर पालिका क्षेत्र के शादीपुर के मतदान केंद्र का है पूरा मामला। बीजेपी और सपा के बताए जा रहे हैं समर्थक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है फतेहपुर से, जहां आदर्श मतदान केंद्र पर दो पक्षों में हुई मारपीट। पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर का मामला। तो फतेहपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर। आदर्श मतदान केंद्र में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरीके से दो पक्षों में वहां पर जमकर मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं। सदर नगर पालिका क्षेत्र के शादीपुर के मतदान केंद्र का मामला है। बीजेपी और सपा के बताए जा रहे हैं समर्थक। तो पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर का यह मामला। और उस बीच एक और बड़ी खबर फतेहपुर से आ रही है, जहां फतेहपुर के मणिपुर में गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ग्रामीणों को अब जिलाधिकारी का इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें फतेहपुर से, जहां मणिपुर में ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार। ग्रामीणों को है जिलाधिकारी का इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से। रोड ना बनाए जाने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश। सदर विधानसभा के बहुआ ब्लॉक के मणिपुर गांव का है पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर में मणिपुर गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, जहां अब ग्रामीणों को जिलाधिकारी का इंतजार। रोड ना बनाए जाने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश। ग्राम मणिपुर का निवासी हूँ जी। यहाँ का मुद्दा हमारे गांव का ये है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ 30 साल से कोई भी नेता, कोई अधिकारी आया नहीं। यहाँ 30 साल से इतनी रोडें खराब हैं, मतलब मणिपुर में कोई रूप ही नहीं है विकास का। चारों तरफ से रोडें इतनी ध्वस्त हैं कि अगर विद्यालय से बस आए या स्कूली बस जाए, बच्चे हों, बारिश हो और उसके बाद एम्बुलेंस आए, डिलीवरी के समय इतनी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं कि यहाँ कोई साधन आने के लिए तैयारी नहीं होता। बस हमारी जनता का यही मुद्दा है कि यहाँ की रोडें बननी चाहिए चारों तरफ की। इस गांव में चारों तरफ से अधिकारी आए, नेता लोग आए। नेता तो बहुत आते हैं, कहते हैं कि बनवा देंगे, वोट दो, जिता देंगे। उसके बाद कोई भी नेता यहाँ 5 साल नहीं आता। जीतने पर कोई नेता नहीं आता यहाँ। तो लगातार एबीसी न्यूज पर हम आपको 5वें चरण के मतदान की खबरें दिखा रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर चुनाव का यानी कि मतदान का बहिष्कार की खबरें सामने आई हैं। और अब रुक करते हैं हम अपनी चर्चा की ओर वापस, जहां पर हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जावेद, आप कह रहे थे कि ब्रेकिंग से पहले आपने कुछ सवाल किए थे। मैं आपसे फिर से जुड़ना चाहूंगा। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप जावेद जी? जी बताइए, आवाज ब्रेक आ रही है। हेलो जी जावेद जी। जी हाँ, हमारी बात अधूरी रह गई थी। हम कह रहे थे पिछले 10 सालों से केंद्र में एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भदौरिया जी ने अभी गारंटी की बात की, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि 2014 में पेट्रोल जब मनमोहन सिंह जी हटे थे तो 70 रुपए के आसपास था। जब क्रूड ऑयल का रेट क्या था, क्रूड ऑयल का रेट क्या है, और आज पेट्रोल 10 साल के बाद 100 रुपए के आसपास है। दूसरी चीज, आपने उसकी गारंटी ली थी कि हर साल 2 लाख रोजगार देंगे। उस गारंटी का क्या हुआ? नोटबंदी में आपने कहा था कि इस नोटबंदी से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काला धन, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज क्या हुआ कि जब नोटबंदी का रिजल्ट आया, पूरी गिनती हुई तो पता चला 99% नोट वापस आ गए। तो काला धन कहां चला गया? इन सब सवालों का कौन जवाब देगा? आपने कहा था, यही गारंटी ली थी मोदी जी ने कि 15-15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। हम भदौरिया जी से पूछना चाह रहे, किसी एक खाते का जिक्र बता दीजिए जिसमें 15 लाख रुपए आए।
आप बताइए। तो आपने महिलाओं की बात करी, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ आपको नहीं मालूम है? आपकी सरकार की क्या आपने किया अभी? अरे तो आपकी सहयोगी दल जो है आम आदमी पार्टी, उसके उनके तो मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही उनकी उनकी जो राज्यसभा सांसद उनके साथ उन्हीं का पीए मारपीट कर देता है। उसके बारे में भी तो जरा बात कर लेते हैं। मणिपुर का मामला है, मानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, मानते हैं। आप कर्नाटका की बात करेंगे, वो भी हम मानते हैं। लेकिन अभी तो ज्वलंत जो मामला सामने आया उस पर जी, इनके राजस्थान का कहाँ मामला भूल गए? ये केवल दूसरे कहना जानते हैं। आप केवल कह रहे हैं, कहते हैं ना बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना देखा कोई, जब मैं देखा हूं अपनों मुंह से बुरा न कोई। अरे समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी भैया? यह समाजवादी पार्टी के नेता से पूछो कितनी जमीन थी, आज सैपाई क्या है, आज इनका पूरा परिवार क्या है। विकसित भारत की योजना इन्होंने अपने विकसित घर में चलाई है। पेट से बच्चा पैदा होता है उसको प्रधान से ब्लॉक प्रमुख से हंस रहे हो, सांसद तक बनाते हैं। अरे यादव कहने लगे हैं, यादव हमें समाजवादी पार्टी नहीं चाहिए क्योंकि वो अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, और यादव मोदी यादव को बढ़ा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री मोदी जी ने बनाया है, भाजपा ने बनाया है। आप जरा अपने आप बना के देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जरा किसी को बना लीजिए, जरा आप देखिए, आप बन जाइए, एक मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। ये सब अपने पास रखना चाहिए। हमारे यहाँ एक जाएगा एक आएगा। अटल जी गए तो मोदी आ गए, मोदी जाएंगे तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, परिवार का नहीं आएगा। लेकिन ये सारी पार्टियां, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, इन्हें अपना चाहिए, अपना परिवार चाहिए। राजा हटे थे, सरकारें गई थी। 1947 के बाद सबसे बड़ा क्षत्रियों मुसलमानों का नुकसान हुआ था। जमींदारों को, पैसे वालों की जमीनें ले ली थी। ये बहुत रईस हैं। अरे इनसे पूछो ये परिवार वाले कौन सी व्यापार करते हैं? ये उगाही का पैसा धीरज में आने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के योगी जी ले लेंगे। अच्छा अभिनंदन जी, इतना बता दीजिए, बहुत बढ़िया आपने बोला, बहुत सारी चीजें आपने बताई। इतना बता दीजिए, जालौन में भानु प्रताप सिंह आपके बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हमीरपुर में कुंवर पुष्पेंद्र सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह प्रत्याशी हैं। तीनों जगहों पर आम जनमानस, जो हमारे रिपोर्टर जब वहां पहुंचे बात करी, उन्होंने सीधा कहा कि इस बार हम चेहरा चाहते थे कि बदला जाए, लेकिन इस बार जो हमारी नाराजगी है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जो रिपीट हुए हैं, पुष्पेंद्र सिंह हो, चाहे वो हमीरपुर में, जालौन में, चाहे भानु प्रताप हो, उनसे नाराज हैं। लेकिन हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव की बात करते हैं। लेकिन उसी तरफ धीरे से एक चीज़ ये भी कही गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन नाराज़गी प्रत्याशी को लेके, इस पर क्या कहेंगे जरा से मैं पूछना चाहता हूँ। प्रत्याशी जो हैं, केवल आपके प्रत्याशी जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत तो दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि जीत दर्ज कर ली, उसके बाद काम खत्म, जनता से हमें क्या मतलब। नहीं, मैं महसूस करता हूँ जी, जनता की कभी कभी इच्छा होती कि मैं देखे देखे पक गया हूँ, देखे देखे, जब देखो भानु प्रसाद, जब देखो पुष्पेंद्र जी, जब देखो ब्रजभूषण सिंह जी, जब देखो। तो जनता की एक सोच है, लेकिन पार्टी की ये सोच होती है, पार्टी के वहाँ नंबर देखे जाते हैं, पार्टी परमानेंट इसका निरीक्षण करती है, इस पर व्यवस्थित देखती है कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। ऐसी सारी पार्टियां टिकट उन्हीं को देती हैं जो जीतने योग्य होते हैं। आप ये समझिए कि आप अगर बैठे हैं तो आपको क्यों बैठाला गया? हमको यहाँ बैठाल दो आज, ऐसे नहीं बैठा लेंगे। बोले भदौरिया जी तुम नेतागिरी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल ये मैं आपको दे रहा हूँ, वो सारे नेता हैं, लगातार लड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी हमारे छोटे भाई हैं, भानु प्रताप वर्मा लगातार रहे हैं। मैं 2012 में विधायक था, वो चुनाव हार गए थे। जनता तो जिता रही है ना। अरे जनता जिस दिन हरा देगी उस दिन सोचा जाएगा। अगर 3 बार 4 बार 5 बार जब जनता खुश है, पार्टी खुश, उनके कामों से खुश है, उनके व्यवहार से खुश है, तो पार्टी बराबर दे रही है। हमारी पार्टी वैसे सोचती है, कहीं न कहीं बदलाव करती है। 100 से ज्यादा सांसदों को बदलाव किया, केवल इसलिए बदलाव नहीं किया जनता की मांग है, उनकी ये मांग है कि कहीं न कहीं बदल बदल के लोग आएंगे तो सबको सम्मान मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा नहीं है जो अपने ही घर के सबको रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा परिवार नहीं है जो परिवारवाद में शामिल हो, जिस तरह से ये सब काम कर रहे हैं। मोहित जी, नाराजगी जनता की दिख रही है, लेकिन रघुनंदन जी ने उसको भी कहीं ना कहीं घुमा दिया है। जल्दी से जवाब दे दीजिए क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। मोहित जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए मोहित जी। जी
देखिए, ये प्रत्याशी ही भस्मासुर बन गए हैं आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये कहीं ना कहीं उनकी सत्ता को खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका जनता से कोई रिलेवेंट नहीं रहा, जनता से सरोकार ही नहीं रहा। राहुल का रहा है, अरे राहुल का रहा है। अमेठी छोड़ भाग गए, वहां दुबक गए, अब फिर आए हैं रायबरेली, मम्मी ने लिया बेटे को सौंप रहे हैं। अभी 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 बड़े भाई रघुनंदन जी बड़ी लाइन बोल रहे थे, अटल जी के बाद मोदी जी के बाद। अब मोदी जी के बाद ही की तो सबसे बड़ी भस्मासुर की लड़ाई चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से बता दें, कहीं ना कहीं यही लड़ाई निपटाने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आपस की सरपुटौल से, अभी देखा आपने पश्चिम में वही राजपूतों वाला हाल, राजपूतों की। राजपूत हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब संभाल लिया, हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबको समझा दिया, परेशान ना हो। पूरी बात आ रही नहीं भैया, बहुत अच्छा लगेगा आपको बता रहा हूँ, उसी के देख रहा हूँ। उसी के बाद जब ब्रजभूषण सिंह, मतलब जो बलात्कार का या उत्पीड़न का, महिला उत्पीड़न का एक प्रमुख चेहरा भारतीय जनता पार्टी में, उसको ना देकर उसके बेटे को टिकट दिया गया। उसके बाद कल मंच आरोप तय नहीं है, आरोप तय नहीं है, इसके बाद भी भाजपा ने सम्मान किया। आपके यहाँ आरोपित तय हैं, उनको भी टिकट दी गई है। अरे आरोप हो गया भैया, सिद्ध हो गया। अब जाल पे आरोपित है। कल जब ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पर बैठे होते हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री, वो जानते हैं किनके लिए संबोधन दे रहे होते हैं? AK शर्मा के लिए। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं जानते उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है, इतना कंफ्यूजन है। आज राजा भैया को बुला करके दूसरे प्रदेश में बैठ करके अमित शाह मीटिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद आज पहुंच करके क्या क्या हाल हो जाता है। धनंजय सिंह जहां कंट्रोवर्शियल दूसरी जगह जा रहे थे, उनको सजा होती है, उनको बुला करके टिकट काटा जाता है। इतना ज्यादा घालमेल हो गया भारतीय जनता पार्टी के सर फुटौल का, तो ये खुद भस्मासुर बन गए। हाँ यार, क्या बात करते हो अजय कुमार, अजय कपूर मेरे यहाँ आ गए। कितने कांग्रेसी को मैं गिनाऊं, आपके यहाँ धोखा दिया गया, वो लोग बलिदान हो गए 30-30 साल। इसके बाद वो बेचारे भाजपा में आए कि कहीं न कहीं यहाँ देखा जाता है। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 2 बार हारा हूँ, 1 बार जीता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और मुझे सम्मान मिलता है। मैं देश में जाता हूँ, प्रदेश में जाता हूँ, लोग कहते हैं ठीक लगे रहो, समीकरण की वजह से हारता हूँ। आप जबरदस्ती की बात मत करो, आप ऐसी बात बोलो। आपके कांग्रेसी सब भाजपा में घुसे आ रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि आपके यहाँ प्रतिनिधित हैं, आपके यहाँ उनको सम्मान नहीं है, समय नहीं दे रहा, उनको सम्मान का पद नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल जावेद जी हमारे साथ, मोहित जी मुझे केवल ये बता दिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं। एक बात लेके चलते हैं, पूरी समाज को लेके चलें। अरे भाई, सूप का सूप बोले, चलनी बोल रही जमा, कितने छेद हैं, दर्द तेरे की आटा निकलता है। आप सब चलनी है, बेईमानों की चलनी है, चलनी बेईमानों की चलनी है। सपा बसपा कांग्रेस ये सब चलनी है, बेईमानों की चलनी है। ये कैसे खाते हैं शहद की जगह, जैसे मक्खी शहद कैसे ऐसे जमा के रखा है। बहुत दिन दूर नहीं, आप लड़ने के लायक भी नहीं रहोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोदी योगी जिंदाबाद। तो इसी बीच एक बड़ी खबर ले लेते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में 9वीं बार टला मामला। अब बता, जाजमऊ आगजनी मामले में अब 27 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान समेत 5 लोग हैं आरोपी। दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है लिखित बहस। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में 9वीं बार टला कोर्ट का फैसला। जाजमऊ आगजनी मामले में अब 27 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई। सपा विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान समेत 5 लोग हैं आरोपी। दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है लिखित बहस। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में 9वीं बार टला कोर्ट का फैसला। तो आज जाजमऊ आगजनी मामले में अब 27 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सर्वेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, लगातार 9वीं बार इरफान सोलंकी के मामले में कोर्ट का फैसला टला है, क्या पूरी जानकारी? देखिए अनुराग, आज 9वीं बार
कोर्ट से फैसला टला है। हालांकि आज अनुमान लगाया जा रहा था कि आज कोर्ट फैसला दे सकती है, लेकिन अगर वकील की माने तो वकील का कहना है, इरफान के अधिवक्ता का, कि इरफान को कोर्ट से तलब किया गया है, जिसके बाद 27 तारीख को इरफान कोर्ट आएंगे, उसके बाद कोर्ट से फैसला दिया जाएगा। और यही वजह बताई जा रही है कि इरफान की गैर मौजूदगी में फैसला देना उचित नहीं समझा गया है। जी अनुराग। तो सर्वेश, अगर आज बात की जाए, फैसले की घड़ी थी, क्या आज इरफान वहां नहीं पहुंचे? इरफान के अलावा जो बाकी 5 आरोपी, उनके भाई समेत, क्या वो लोग वहां पहुंचे थे? नहीं अनुराग, आपको बता दूं कि जितने भी आरोपी थे वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इरफान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थे, रिजवान भी थे। इसलिए उनके अधिवक्ता द्वारा ये बोला गया कि इरफान को तलब कोर्ट से, महाराजगंज जेल से तलब कर लिया जाए और इरफान की मौजूदगी में कोर्ट फैसला दे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी को लेके 27 तारीख अगली डेट दे दी गई है। जी सर्वेश, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर इरफान सोलंकी के मामले में एक बार फिर से, यानी नवी बार फिर से कोर्ट का फैसला टला। अब 27 मई को होगी सुनवाई। तो 5वें चरण का महारण लगातार जारी है और एबीसी न्यूज की कवरेज भी जारी। लगातार हम आपको बताते रहेंगे 5वें चरण में क्या कुछ अपडेट